दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो शेयर के अंदर लॉक इन पीरियड खुलने की वजह से आज ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। अब ये स्टॉक जो इस समय 5 से लेकर 6% गिर चुका है। क्या इससे हमें डरना चाहिए और हमें भी बिकवाली कर देनी चाहिए, या फिर इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें इस समय खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक के अंदर? जिनको शेयर अलॉट नहीं हुए उनको एक मौका मिला है लिस्टिंग प्राइस से नीचे खरीदारी का। क्या इस समय दाव लगाना चाहिए? मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे और आगे की क्या संभावना बन रही है। वैसे कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और देख सकते हो कि अब क्वार्टर 2 भी आने वाला है। तो क्या ये सही मौका है खरीदारी का, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कुछ और अपडेट भी है। यहाँ पे देख सकते हो कि एंकर इन्वेस्टर जो अपने शेयर इस समय बेच रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन कितनी बिकवाली होगी और आगे क्या संभावना बनेगी सबको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय लगभग देख सकते कि 11:30 के आसपास का टाइम है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो इस समय निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 23,846 के स्तर पर है, जहां पे 234 पॉइंट की शानदार तेज़ी है, यानी 0.99% की तेज़ी है। 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में। लेकिन इसके उलट बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 150 पर, जो क्लोजिंग फ्राइडे की थी, न ऊपर न नीचे। लेकिन थोड़ी सी तेज़ी बना के यानी 151 का हाई बना के ज़बरदस्त गिरावट शुरू हो गई, यानी एंकर इन्वेस्टर ने अपनी बिकवाली शुरू कर दी और वो होना ही था क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है और एंकर इन्वेस्टर जिन्होंने भारी भरकम निवेश किया तो प्रॉफिट बुक करेंगे और इस वजह से 141 का लो बना। अब प्रॉब्लम ये है कि इस समय अपने दिन भर के लो के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है 141 पर 5.89% की गिरावट के साथ, यानी लगभग 6% के आसपास की गिरावट है। अब वॉल्यूम बड़ा इसमें देख सकते हो। पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को काफ़ी कम वॉल्यूम हुआ था, सिर्फ 1 करोड़ का ही वॉल्यूम था और सामने मात्र 44 लाख की डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज सुबह सुबह ही लगभग 11 बजे के पहले ही 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और वॉल्यूम बढ़ने के पीछे वजह एंकर इन्वेस्टर की बिकवाली। वैसे इसमें अगर आप देखें इसकी परफॉर्मेंस तो इसमें इतनी चिंता की बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 8 अक्टूबर को स्टॉक इंट्राडे में 135 तक चला गया था। अभी उस लेवल से तो काफ़ी ऊपर है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो HSBC ने जो टारगेट दिया था इसका 110 का, वो जो बिकवाली का टारगेट की वजह से स्टॉक नीचे आया। अब आप देखो कि 26 सितंबर को स्टॉक लगभग 160 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से लगातार गिरावट हुई और आप देख सकते हो कि 6 ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक 160 के आसपास था वो गिरते हुए सीधा 135 तक आ गया। तो ये लगातार बिकवाली हुई और इसके पीछे वजह रही HSBC की तरफ से 110 का टारगेट देना, तो उसका असर हुआ, निगेटिव असर भी हुआ। उसके बाद में इसने 2 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दी और फाइनली स्टॉक फिर से एक बार देखें तो आपको 9 अक्टूबर को 159 यानी 160 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक अच्छी बात है, निचले लेवल से ज़बरदस्त बाउंस बैक आता है इस स्टॉक के अंदर, यानी स्टॉक नीचे जाता है तो खरीदारी आती है। अब आज भी अगर आप देखें तो स्टॉक नीचे आया है और 141 के अगर आसपास है, तो अभी और इसमें गिरावट थोड़ी हो सकती है क्योंकि 100 ऑलरेडी 135 तो इसने दिखाया 8 अक्टूबर को, तो नीचे आएगा। लेकिन नीचे आएगा तो खरीदारी भी लौट के आएगी और आपके लिए भी एक अच्छा मौका होगा। 135 का स्तर तो बहुत ही अच्छा है इसके लिए। ये प्राइस ऐसी है जो आने वाले समय आपको कम समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो लिस्टिंग भी देखें तो 150 के आसपास, तो उसके हिसाब से कम प्राइस में अगर स्टॉक मिल रहा है तो क्यों ना खरीदारी की जाए, और कर भी रहे लोग, और इसी वजह से स्टॉक थोड़ा ठीक लग रहा है। अब आप देखें इंट्राडे का जो लो है 141 का है जो इस समय दिखाई देगा, लेकिन हाई 151 का है, यानी ऊपर के लेवल से लगभग 10 रुपये स्टॉक गिरा है। इसका ऑल टाइम लो रेंज 130 का, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और हाई 188 के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए नोमा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के नोट के अनुसार लॉक इन पीरियड खत्म होने पर कंपनी के 12.6 करोड़ शेयर यानी कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी का करीब 2% हिस्सा ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल है, यानी करीब 2% शेयर बिकवाली के लिए आ सकते पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न से। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए 3 महीने की लॉक इन जो पीरियड है वो ऑलरेडी 12 दिसंबर को ख़त्म हो चुका है और अब 2 दिन की छुट्टी के बाद आज बाज़ार खुला है, तो वो बिकवाली शुरू हो चुकी है जो एंकर इन्वेस्टर, और ये जो शेयर है वो बहुत भारी मात्रा में है
लेकिन लग नहीं रहा कि साथ में इतनी बड़ी बिकवाली होगी। लॉक इन पीरियड खत्म होने का मतलब ये नहीं होता है कि सभी के सभी जो शेयर जो लॉक इन पीरियड से खुलेंगे वो बेचने के लिए आ जाएंगे। ये केवल ट्रेड किए जाने के लिए पात्र होंगे और देख सकते हो कि आने वाले समय कुछ और वेट करेंगे, वो फिर से शेयर प्राइस बढ़ने पर भी बिकवाली कर सकते हैं। एक साथ में बिकवाली न करें। इतनी बिकवाली अगर एक साथ में होती है तब तो भारी भरकम गिरावट हो सकती है, लोअर सर्किट लग सकता है, फिर उनको भी बिकवाली का मौका नहीं मिलेगा। तो लॉक इन पीरियड लगा रहा जाता है एंकर इन्वेस्टर के लिए, बड़े इन्वेस्टर के लिए, वो ताकि स्टॉक की जो प्राइस है उसमें भारी गिरावट ना हो, उसको स्टेबल करने के लिए ही रखाया जाए, ताकि भारी मात्रा में अगर बिकवाली शुरू होगी तो फिर शेयर की प्राइस बहुत नीचे आ सकती है लिस्टिंग के वक्त ही, और इसीलिए लॉक इन पीरियड रखा जाता है। और अब आप देख सकते हो कि ये 1 महीने का जो लॉक इन पीरियड जो है उसके बाद में अब 3 महीने के बाद फिर लॉक इन पीरियड खुलेगा। 50% शेयर इस समय बिकवाली के लिए आएंगे और बाकी के शेयर वो 90 दिन के बाद बिकवाली के लिए आएंगे। तो अभी एंकर इन्वेस्टर अपने आधे शेयर बेच सकते हैं, वो अभी एलिजिबल हो चुके हैं, पर देख सकते हैं कि वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि एक साथ बिकवाली करेंगे जिससे लोड सर्किट लगे उनको निकलने का मौका नहीं मिले। वो थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे, आज नहीं कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, थोड़े से समय के लिए स्टॉक दबाव में रह सकता है उसकी वजह से। अभी प्रमोटर के लिए देखें तो उनके लिए भी यहाँ पे जो 20% के जो शेयर है वो लॉक इन पीरियड के लिए रहते हैं। कम से कम वो आने वाले 18 महीनों तक उनको बाज़ार में नहीं बेच सकते, लेकिन 18 महीने से लेके वो 3 साल के अंदर अपनी जो स्टेक है उसको कम कर सकते हैं। तो इससे पहले जब स्टॉक कमज़ोर हो उसके पीछे HSBC की तरफ से जो इसकी रेटिंग को रिड्यूस किया गया और टारगेट 110 का दिया गया, उसके बाद से देखें तो शेयर की प्राइस नीचे आई। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कंपनी का जो AUM है उसमें 26% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 1 लाख करोड़ को पार कर गया है, यानी कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। ऐसे में आने वाले इसमें शेयर प्राइस फिर बढ़ेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। और अब Q2 भी आने वाला है, Q2 आएगा, उसके बाद अगर नतीजे बेहतर हो गए तो शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो अभी फ़िलहाल आपको अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो 2-3 दिन वेट करें, एक बार स्टॉक को स्टेबल होने दें। जो एंकर इन्वेस्टर जिनको बिकवाली करने उनको करने दें, वो जितना फिर बिकवाली के बाद स्टॉक नीचे मिले खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन 110 तक के जाने की संभावना काफ़ी कम है, वो तभी पॉसिबल है जब वो सारे के सारे जो एंकर इन्वेस्टर तेज़ी से बिकवाली करे, वरना स्टॉक के इतने नीचे जाने की संभावना नहीं है। अब यहाँ पे कुछ इसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट भी उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट नंबर 1 अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ही बेहतर है, यहाँ पे 34.47% की वृद्धि देखने को मिल रही है। बेहतर सेल्स ग्रोथ के दम पे प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में कंपनी काम करती है, इसके ऊपर सरकार की तरफ से भी इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा इम्प्रेसिव प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बहुत ही बेहतर है, 37.64% की वृद्धि दिखा रहा है, यानी लगातार कंपनी हर साल अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ अर्न कर रही है। नो डेप्ट, इसके अलावा कि कंपनी का जो डेप्ट है वो बिल्कुल जीरो है। तो इससे कंपनी आने वाले समय में फंड का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी और अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा के अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा पाएगी। लेकिन कुछ यहाँ पे कमजोरियाँ भी है, जिसमें आप देखें तो हाई वैल्यूएशन रेशियो, यानी इसका जो पी रेशियो वो 69.41 पे, इसकी पेयर कंपनियों के पी रेशियो आपको 20, 25, 30% के आसपास दिखा देंगे। यही इसके लिए चिंताजनक बात है, और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस इसी को लेकर बार बार आगाह कर रहे हैं कि इसकी वैल्यूएशन महंगी है और ये स्टॉक आने वाले समय नीचे आ सकता है, और इसी ने शेयर की प्राइस को भी बांध के रखा है। एक दूसरा और निगेटिव पॉइंट वो है मार्केट की वॉलेटिलिटी। इस समय देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मार्केट में रिस्क भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है और मार्केट ओवर वैल्यू भी है, और इस वजह से ऊपर के लेवल से हो सकता है गिरावट है, तो स्टॉक पे निगेटिव असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा तीसरा एक और नेगेटिव पॉइंट वो है रिसेंट प्राइस डिक्लाइन। प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरने की वजह से एक पैनिक सेलिंग भी शुरू हो जाती है। अभी तो एंकर इन्वेस्टर बिकवाली कर रहे हैं, अगर रिटेल इन्वेस्टर भी बिकवाली शुरू करेंगे तो खरीदार कोई नहीं मिलेगा, शेयर की प्राइस नीचे आ सकती है। तो ये कुछ चिंताजनक बात जरूर है, लेकिन फिर भी ये सब बातों के बाद लब्बा लुब्बा यही है कि स्टॉक को आपको होल्ड करके रखना चाहिए। जो एडवाइस निकल के आ रही है मार्केट एक्सपर्ट की कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। कोई भी मार्केट एक्सपर्ट ये नहीं कह रहा है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप इसको 2 से 5 साल का नजरिया लेकर निवेश करेंगे तो आपका जो रिटर्न है वो कई गुना बढ़ सकता है, बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो ये सारी बातें ये इस बात साबित करिए कि आने वाले समय फिर से बजाज हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छी तेजी आ सकती है। अब एक बार पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 134 का पहला सपोर्ट है, ये टूट गया तो 117 तक स्टॉक आता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ गई तो 105 आ सकता है, यानी जो HSBC का टारगेट 110 का उसको भी तोड़ सकता है, तब बिकवाली और बढ़ सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 163 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है,
इसको पार किया तो स्टॉक आपको 176 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तीसरा जो रजिस्टर है 192 का, यानी बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी। इससे पहले 188 का हाई बना था लिस्टिंग के तीसरे दिन, अभी एक नई हाई बनेगी, यानी स्टॉक 200 को पार कर सकता है। ऐसे में बड़ी तेजी आ सकती है। ये एक अच्छा मौका है डिप में खरीदारी का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।